सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर एक एक करके खबरों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। खबरों की ओर बढ़े तो सबसे पहले जिक्र करते हैं उस एग्रीमेंट का जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हुआ है। नाटो जैसा रक्षा समझौता इसको माना जा रहा है, जिसमें इन तीनों देशों में से किसी के ऊपर भी हमला तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। कैसे और क्यों ये किया गया है? देखिए गुरप्रीत, ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है साउथ एशिया में, खासकर भारत की स्थिति को लेकर। एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। इसी सिद्धांत के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार को मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि तीनों देशों के बीच मिलिट्री और राजनीतिक रणनीतिक गठजोड़ को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश माना जा रहा है। समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, यानी कि जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस करेंगे, खुफिया जानकारियां साझा करेंगे, सुरक्षा तालमेल बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने की रणनीति बनाएंगे। इस समझौते में तीन देशों को अलग अलग सैन्य ताकत साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। खैर पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक ताकत है जो इस तरह के सैन्य सहयोग को पैसा और दूसरी मदद दे सकती है। तुर्की नेटो का अहम सदस्य है, उसके पास आधुनिक ड्रोन टेक्निक और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है। तो खैर आप बात करें से वेस्ट एशिया का मामला हो, वेस्ट एशिया के लिए तो खैर सऊदी अरब और तुर्की को फायदा होगा और के मामले में पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब एशिया में या फिर कह लीजिए कि ग्लोबल साउथ की बात कर लीजिए, उसमें ऐसा समझौता कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें खोलता है। भारत की क्या स्थिति रहेगी, भारत के लिए किस किस्म का समझौता है ये, इसके ऊपर बहुत ऑलरेडी बहुत सारी बातचीत शुरू हो गई है भारत में। मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो लोग थे वो इसके ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक पूछ रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ता है तो ये समझौता किस तरह काम करेगा, भारत कैसे काउंटर करेगा, तो ये एक सवाल है। और जो तुर्की के थिंक टैंक है टेपवा, उसके सिक्योरिटी एनालिस्ट डॉक्टर निहत अली ओजगान बता रहे हैं कि ये जो समझौता है ये इसलिए भी एक अलग किस्म का क्योंकि सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और इस साझेदारी से पाकिस्तान को मदद मिलेगी और पाकिस्तान अकेला परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता इस्लामिक देश है, तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आर्मी की मदद देगा और परमाणु हथियार है। तुर्की के पास नेटो सदस्यों जैसे अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब है। तो ये तीनों एक इनकी जो डील हुई है ये एक अलग किस्म का महत्व रखेगी। खैर खैर लगातार ये सवाल उठाया ही जा रहा है कि क्या सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की का जो ये गठबंधन है भारत के लिए चुनौती बनेगा। तो इसका अगर अभी के लिए सीधा जवाब गुरप्रीत मुझे देना हो तो हाँ बिल्कुल ये बनेगा। दो तरीके की चिंताएं साफ नजर आ रही हैं। साउथ एशिया में भारत का जो कूटनीतिक प्रभाव है उसके ऊपर थोड़ा असर दिखेगा। तो और दूसरा, पाकिस्तान के साथ अगर किसी किस्म की जंग हुई तो थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी। आपको ध्यान हो 2020 में जब चाइना और पाकिस्तान एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे, खासकर हवा में, तो उसका विरोध भी बहुत सारे लोग कर रहे थे। उस समय भी बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ये बात कह रहे थे कि भारत का सबसे बड़ा काम इस समय यही होना चाहिए कि वो पाकिस्तान और चीन को दूर रखे, क्योंकि दोनों ही इंडिया की टेरिटरी के ऊपर बैठे हैं। खैर उन्होंने साथ में अपने युद्ध अभ्यास किए। अब जो सऊदी अरब और तुर्की का जो अलायंस बना पाकिस्तान के साथ, ये एक कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर एक चुनौती तो भारत के लिए साबित होने वाला है। जी बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़े अगली खबर की ओर, तो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाली जो बात अमेरिका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
जी, भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाली जो बात थी अमेरिका की, ट्रंप की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बात नहीं थी। अब उस पर पक्की मोहर भी लग गई है क्योंकि अमेरिकी सेनेट में ये वाला बिल भी पास हो गया है। क्या इस पर अभी भारत कुछ कर सकेगा या फिर ये बार अभी ढोना ही पड़ेगा? देखिए भारत समेत 5 मुल्क ऐसे थे जो रूस से तेल खरीद रहे थे। अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया गया था। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। 23 जुलाई को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक का जो टैरिफ का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था। बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है। अभी इसे अमेरिकी संसद के निचले हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर वहां भी बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। तो खैर ईरान के साथ ट्रेड करने वाली कंपनियों के ऊपर पहले ही प्रतिबंध है, लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो प्रतिबंध है उसको बढ़ाया जाएगा। 1996 का ईरान प्रतिबंध कानून 2031 तक बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाया जाएगा ही। तो खैर ये कानून है, इस साल खत्म होने वाला था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसको 5 साल तक और लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत ने जून में आधे से ज्यादा तेल, आपको पता है, रशिया से खरीदा है। तो खैर देखते हैं कि अब आगे क्या स्थिति रहती है। और रशिया से जो तेल है वो भारत को सस्ता मिल रहा है, इसलिए उन्होंने खरीदा। पर खैर अमेरिका के जो प्रतिबंध हैं वो आपको पता है कि 1960 में क्यूबा के ऊपर लगाए गए, 1990 में इराक के ऊपर, 2012 में ईरान के ऊपर, 2018 में चीन के ऊपर और 2022 में रशिया के ऊपर। तो अब ये 5 देश नए और शामिल हो गए हैं, जिसमें स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान और भारत भी शामिल है। जी, और इससे अगर आगे बढ़े हम तो राहुल गांधी के बयान के ऊपर बात करते हैं। रील 21वीं शताब्दी का 21वीं सदी का नशा है, ये राहुल बोल रहे हैं। और इसी में से वो ये भी कह रहे हैं कि 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को ही परमानेंट नौकरी दे पा रही है सरकार। देखिए राहुल गांधी ने बयान दिया है और इसके बाद काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो आपको पता होगा कि लगातार नौजवानों के बीच जा रहे हैं और छात्रों की गूंज नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रयागराज में, इलाहाबाद में ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ। इसमें 20 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया। और राहुल के साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी रही। खैर इसमें रैपर वगैरह इन्होंने बुला रखे थे, जो रैप करने वाले लोग हैं। राहुल ने कहा कि आपसे कहा जाता है कि जितनी रील देखनी है और जितनी रील बनाना चाहते हैं बनाओ। ये रील 21वीं सदी का नशा है। 1000 युवाओं में से 12 को स्थायी नौकरी मिल रही है, परमानेंट नौकरी मिल रही है। युवाओं का डाटा छीन कर बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है। भारत में करीब 40 करोड़ युवा हैं। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। चीन की चर्चा होती है, लेकिन भारत के युवाओं के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। तो खैर वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो नौकरियां हैं वो परमानेंट नौकरियां, रोजगार मिल नहीं रहा और नौजवानों को ये कहा जाता है कि आप रील बनाइए और रील में ही खोए रहिए। ये कहीं ना कहीं नशा है। खैर सड़कों के ऊपर युवाओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली राहुल के कार्यक्रम को लेकर। और हालांकि आपको पता है कि बहुत सारे नौजवान तो जो आर्टिस्ट वगैरह बुलाए जाते हैं गाने गाने वाले, आपको पता है कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो तो आर्टिस्टों को देखने के लिए भी आते हैं। तो वो भी एक स्थिति रहती है। खैर बड़ा प्रोग्राम किया है और ये लगातार उसी की कंटिन्यूटी में है जो कोटा में उन्होंने किया था या उत्तराखंड करके आए थे। अभी इलाहाबाद प्रयागराज में कर रहे हैं। जगह वो ऐसी चुन रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जाते हैं सबसे ज्यादा। कोटा में भी बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग के लिए जाते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी कोचिंग के लिए जाते हैं और सेम प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का मोस्टली जो नौजवान है वो वहीं पर कोचिंग के लिए, तैयारी के लिए जाता है। जी, और इससे आगे बढ़े तो सनातन धर्म में हो रहे बड़े जो कांड हैं वो भी निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
अभी एक मैं देख रहा हूँ कि स्टिंग टाइप की वीडियो है जिसमें सौदा किया जा रहा है महामंडलेश्वर को लेकर। ये क्या होता है? ये कौन सा पद मतलब होता है और ये सौदे में क्या चर्चा हो रही है? देखिए, लगातार जो ये कार्रवाई हो रही है अखाड़ों की और ये देखिए, लगातार एक बात उठती है कि भारत में लगातार बाबाओं की बाढ़ आ गई है। उतने तो देवी देवता और उतने तो हिंदू धर्म के जो धार्मिक श्लोक नहीं होंगे, उससे ज्यादा तो भारत में बाबा पैदा हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी बाबा बन जाता है उठ के, तो ये कैसे होता है? तो उसी को ही कहीं ना कहीं ये जो स्टिंग है इसने एक्सपोज किया है, दैनिक भास्कर ने ये भारत में स्टिंग किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो इस सनातन के टॉप मोस्ट जो महंत हैं वो मंडलेश्वर, जगत गुरु, अखाड़ा संचालक, आश्रम खोलने के लिए जमीन देने, इन सब के पद बांट रहे हैं 20-20 लाख रुपए में। और बहुत सारे चीजें बता रहे हैं। एक एक महंत ने तो यहाँ तक बताया कि वो आईटी प्रोफेशनल था, 15-20 साल अमेरिका में क्यूपर्टिनियो में नौकरी की, वाइस प्रेसिडेंट बना, खूब पैसा कमाया, लेकिन बाद में वो यहाँ के ज्वाइन कर लिया, साधु बन गया। और वो वो भी उसका भी नाम आ रहा है इसमें। जूना अखाड़ा का भी काफी जिक्र है। जूना अखाड़ा आपको पता हो कि सनातन धर्म में उसको काफी बड़ा अखाड़ा माना जाता है। निर्मोही अखाड़े की भी जिक्र है, वहां पे भी निर्मोही अखाड़े को भी, दो ही अखाड़े मतलब ज्यादा चलते हैं, तो दोनों अखाड़ों का ये हाल है। तो खैर ये जो बार बार आपके और हमारे मन में शंका उठती है, कि शंका पैदा होती है कि भाई ये कहाँ से इतने बाबा निकल कर आ रहे हैं, तो उसकी फैक्ट्री ये है कि कोई इसको बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की तरीके से लोग देखते हैं। अब बताइए, अमेरिका में नौकरी करने वाला आदमी वो आके यहाँ पर बाबा बन जाता है और खूब पैसा कमा रहा है और दूसरों को बाबा बनाने के लिए पैसे ले रहा है। तो यही स्थिति है। बड़े बड़े जो सनातन धर्म के पद हैं वो भी अब पैसों में बांटे जा रहे हैं। पहले सिर्फ नौकरियां पैसों में बांटी जाती थी भारत में, अब तो खैर धर्मगुरुओं के पद हैं वो भी पैसों में बांटे जा रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो जंतर मंतर का प्रदर्शन स्थल बने रहने के ऊपर हाईकोर्ट के जज ने सरकार को सुझाया है कि इसे बंद कर दीजिए। ये ऐसे होता है लोकतांत्रिक देश में? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं अमित महाजन, उन्होंने ये बात कही है। तो खैर ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट प्रोटेक्शन कमेटी थी, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगना चाहती थी। उन्हीं की सुनवाई को लेकर उन्होंने सरकार से कहा है। तो जज साहब कह रहे हैं कि आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते? मेरे हिसाब से ऐसी चीजें शहर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार का फैसला। शहर को बेवजह बंधक क्यों बनाया जाए? तो खैर डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो जज साहब का जो ये सुझाव है, ये मेरे को तो समझ में आया नहीं। शायद उन्होंने डेमोक्रेसी होती क्या है इसके बारे में, मेरे को लगता है कि ठीक से पढ़ा नहीं। उनको लोकतंत्र के बारे में कुछ पढ़ लेना चाहिए। हालांकि आजकल जो जज बने हुए हैं बहुत सारे लोग, उनके ऊपर जिस किस्म के शंकाएं उठ रही हैं, सूर्यकांत से लेकर और उसके नीचे तक के जितने भी हाई कोर्टों के, सुप्रीम कोर्टों के जो जज हैं, उनके ऊपर बहुत सारे सवाल ऑलरेडी हम उठाते ही हैं कि अब मीडियोक्रेसी का नहीं बल्कि इडियटोक्रेसी का दौर है। मतलब इससे जैसे 3 फेज में भारत के जो ये पूरा स्फीयर है, जिसको हम मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्फीयर मानते हैं, कई लोग उनको इंस्टीट्यूशनल स्फीयर मानते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज के वीसीज, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, जज, पत्रकार। ये माना जाता है कि जब आजादी का आंदोलन था भारत में 20वीं सदी के 1970 तक, तो उसमें ये माना जाता था कि ब्रिलियंसी का दौर है, कि कोई पत्रकार देखिए आप, कोई नेता देखिए, कोई वकील, कोई जज, वो जबरदस्त लोग होते थे, बहुत ब्रिलियंट थे, लेखक भी बहुत जबरदस्त थे। तो इसलिए मतलब गांधी, नेहरू से लेकर और तमाम भगत सिंह, बड़े बड़े नेता, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स हो, आइडियोलॉजी के ऊपर उस समय हो रही थी। पंजाब की हो, हरियाणा की हो, देश की हो, कहीं की भी हो। लेकिन उसके बाद ये माना जाता है कि 1970 के बाद भारत में मीडियोक्रेसी का दौर है। तो ब्रिलियंसी के बाद मीडियोक्रेसी। मीडियोक्रेसी होता है कि मतलब ठीक ठाक बीच के लोग आ गए, वो ना ज्यादा होशियार थे, मीडियोकर किस्म के लोग थे, ना बहुत ब्रिलियंट थे हर एक फील्ड में ही।
अब ये माना जा रहा है कि 21वीं सदी के खासकर 2015 के बाद ये माना जा रहा है कि इडियटोक्रेसी का दौर है। इडियटोक्रेसी होती है गुरप्रीत की बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जी। जो उनके ऊपर काबिज होना उनका मतलब बनता नहीं है, उनका हक नहीं बनता है। तो इडियटोक्रेसी का दौर है। कोई भी जज नौजवानों को कॉकरोच कह दे रहा है, कोई कह दे रहा है कि आंदोलन स्थल है उसको ही क्यों रखना है, उसको सरकार वापस ही ले ले। तो खैर ऐसे ऐसी बातें हैं। अब पता नहीं इन इडियटोक्रेसी में मतलब इडियटों को कौन डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाए और उनको डेमोक्रेटिक बनाए, इडियोक्रेट से डेमोक्रेट बनाए। तो खैर बड़ा 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 संघर्ष है और काफी बुरा समय भारत के अलग अलग संस्थानों के लिए चल रहा है। भारत के अलग अलग जो संस्थान हैं उनके ऊपर जो लोग चोटी के लोग काबिज हैं उनकी इस समय बुद्धिमत्ता के ऊपर दुनिया भर में शक किया जा रहा है और शक की वजह आपके सामने है ये बयान इस जज का। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो अगली भी खबर ऐसी ही है जिसमें जब भी कोई हम देखें ऑनलाइन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हुए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है। आवाज़ बुलंद भी छोड़िए, अगर कोई इंटेलेक्चुअल कोई आर्टिकल भी अपने अकाउंट्स के ऊपर लिखता है, उस तक को उड़ा दिया जाता है, सेंसरशिप लगा दी जाती है। मेटा की भारत में इस अवैध सेंसरशिप को बढ़ते हुए देखकर एक्टिविस्ट नए-नए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक लगातार अब दबाव में दिख रहे हैं। आफ्टर जनजी के प्रोटेस्ट के बाद आपको ध्यान हो कि भारत में जो मिनिस्ट्रीज हैं, आईटी मिनिस्ट्री है, उसके लोगों ने मेटा के लोगों को सम्मन किया था, उनके साथ पूरा झगड़ा चलाया है और उसका असर भी देखने को मिला। मेटा थोड़े दबाव में है। अब बहुत सारा कंटेंट के ऊपर आपको बैन दिख रहा है मेटा में और मेटा बहुत सारा डेटा भी भारत सरकार के साथ शेयर कर रहा है। तो उसी को लेकर कोकरोच जनता पार्टी के एक्टिविस्ट हों, आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट हों और या फिर और बाकी इंडियन यूथ कांग्रेस के एक्टिविस्ट हों या कांग्रेस के एक्टिविस्ट हों, वो सब ये कह रहे हैं कि अब एसएफआई का के एक्टिविस्ट हों, ये सब ये कह रहे हैं कि अब कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि एसएफआई की एक एक्टिविस्ट है सखी, उसका एक वीडियो था जो 1 करोड़ से ज्यादा देखा गया था, वायरल रील थी, लेकिन उसको सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। आपने सुना हो एक एक रील जिसमें एक लड़की डपली के ऊपर ये गाती सुन रही है, 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। तो नरेंद्र मोदी को बंदर कहने वाला जो कंटेंट है वो उड़ा दिया, तो वो दिख रहा है। खैर अभी एल्गोरिदम बायस का भी आरोप लगाया गया था सरकार की तरफ से कि आप जो सरकार के विरोधी कंटेंट उसको ज्यादा पुश करते हैं। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उनकी रीच कम हो गई है ऑटोमेटिकली भारत में इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो एल्गोरिदम बायस भी शुरू कर दिया है और इसके अलावा आपको दिख ही रहा होगा कि मेटा ने पैलेट गन जो पीड़ित हैं उनकी पोस्ट तक को बैन कर दिया है। मैं इंशा मुश्ताक की पोस्ट देख रहा था। तो अब खैर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तलाश में हमें दिख रहे हैं। तो मेटा काफी अभी दबाव में दिख रहा है भारत सरकार के। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो पेंटर प्रशांत की दर्दनाक दास्तान जंतर-मंतर पर पैलेट गन से 5 नहीं 6 लोग घायल हुए हैं। देखिए 20 जुलाई को जो पार्लियामेंट मार्च हुआ था उसमें 5 विक्टिम्स तो निकल कर आए थे, पत्रकारों ने खोजे थे। अब एक छठा विक्टिम भी सामने आया है और इसको भी पत्रकारों ने खोजा है। विजुअल आर्टिस्ट है प्रशांत कुमार। तो उनके शरीर में भी पैलेट गन लगे हुए हैं और वो लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया उनको। और उनकी मांसपेशियों में नसों में जो पैलेट गन है वो लगे हुए हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको निकालने के लिए उनकी मांसपेशियों को नसों को काटना पड़ेगा और इससे उनके भविष्य पर खतरा हो सकता है और ये ज्यादा दर्दनाक होगा। तो खैर पेंटर प्रशांत की जो एक्सरे रिपोर्टें हैं वो भी दिख रही हैं कि 10 से ज्यादा जो छर्रे हैं मेटल के वो उनके शरीर में फंसे हुए हैं। तो खैर अब वो उनके शरीर में ही रहेंगे क्योंकि जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पेनफुल होंगे। जैसे हमने आउटलुक के उस पत्रकार के केस में भी देखा था जिनके शरीर में जो पैलेट गन के जो छर्रे थे वो रह गए थे, उनको भी उनके शरीर में तो खैर 25 से ज्यादा थे। और एम्स अस्पताल दिल्ली में जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है उसने भी उनके डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि चीरा लगा के और मांसपेशियों को चीर के और नसों को काट के जो ऑपरेशन किया जाएगा वो और भी दर्दनाक रहेगा। इसलिए उनको भी ताउम्र के लिए उन छर्रों के साथ छोड़ दिया गया है डॉक्टरों ने। तो खैर ये बड़ी पेनफुल स्थिति है और ये भारत में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें
जो क्रूरता हुई है, जेनजीज के प्रोटेस्ट में जो क्रूरता हुई है, उसकी एक निशानी है। सरकार संसद में इसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं दे रही है। विपक्ष लगातार कह ही रहा है कि भाई जो पैलेट गन आपने चलाई हैं, स्टूडेंट्स को लाठियों में कील लगाकर पीटा है, वुमेन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो बदतमीजियां हुई हैं, उसके ऊपर अमित शाह आए, जवाब दें, सफाई दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अमित शाह के अंडर है। तो खैर कोई जवाबदेही तो अभी देखने को मिल नहीं रही है। जी, इससे आगे बढ़े तो बंगाल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल, अजान के लिए इस्तेमाल होने वाली जो लाउड स्पीकर हैं मस्जिदों में जब अजान होती है तो लाउड स्पीकर लगा के अजान दिए जाते हैं। तो उसको लेकर बंगाल में ये बार बार कहा जा रहा है कि ये आप लाउड स्पीकर हटाइए। और इसको लेकर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सक्रिय दिख रहे हैं बीजेपी की सरकार के। नॉइज पोल्यूशन का हवाला देते हुए ये बात कही जा रही है। खैर बहुत सारे जो मुसलमान लीडर हैं उन्होंने अमित शाह को, गृह मंत्री को लेटर भी सौंपा है। उसमें यूसुफ पठान भी है जो क्रिकेटर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि यूसुफ पठान आजकल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि भाई ये जो लाउड स्पीकर हटाने का जो बात है इनके ऊपर ये ना किया जाए। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये कहती है कि अब तक 4200 मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। हालांकि कुछ मंदिरों के ऊपर से भी 1000 मंदिरों के ऊपर से भी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, लेकिन मस्जिदों से ज्यादा मस्जिदों को टारगेट किया गया। तो खैर अब देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी कह रही है कि नहीं हम तो मंदिरों के भी हटा रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। पर आपको पता है कि 4200 मस्जिदों को टारगेट किया गया है और सिर्फ 1000 मंदिरों को। तो ये डेटा भी 4 गुना है। तो खैर देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। जी, और अंत में जरा आप समझा पाए पीएम मोदी की यात्राओं का चिट्ठा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के खर्च के ऊपर पहले भी हमने बात की एक बार ऐसे तो तकरीबन 75 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 74.60 करोड़। और हर घंटे तकरीबन 12 लाख रुपए, 12.25 लाख रुपए उनकी यात्राओं के ऊपर खर्च होते हैं। आपको ध्यान हो 2026 का ये डाटा है और उसमें उसी को लेकर ये बात हो रही है। और ये मॉनसून इस सेशन में ही इस बात के ऊपर 6 अगस्त को सरकार को पेश करने पड़े, क्योंकि एक सांसद ने इसको लेकर मामला उठाया था। और अलग अलग रिपोर्टें भी हैं जिसमें ये बताया गया है कि 2025 में तो 187 करोड़ रुपए उनकी यात्रा पे खर्च हुए थे। फ्रांस में सबसे ज्यादा उनका पैसा खर्च हुआ था, 25.60 करोड़ रुपए। ब्राजील में 18.5 करोड़, अमेरिका में 16.5 करोड़, सऊदी अरब में 15.5 करोड़, चीन में 10.5 करोड़, ब्रिटेन में तकरीबन 10 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे। तो खैर उनकी महंगी विदेश यात्राओं के बारे में पहले भी भारत में काफी बवाल होते रहते हैं और ये आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री भारत में कम और विदेश में ज्यादा पाए जाते हैं। तो खैर मैं तो एक कार्टून देख रहा था, हमारे एक दोस्त है कार्टूनिस्ट, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को हवाई जहाज के ऊपर बैठाया हुआ था। तो खैर वो काफी मजेदार कार्टून था। और आपको पता होगा कि जो जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें उनकी विदेश यात्राओं को लेकर भी बहुत अतरंगी बातें लिख रखी थी। इवन मेलोनी का भी जिक्र था बहुत सारे पोस्टर्स में, और भी कई सारे मामले थे। तो खैर ये स्थिति हम देख ही रहे हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी को इस राजनीतिक सवाल के साथ घेरा ही जाता है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।